शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल के डिस्कशन में अगर किसी को कोई क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम थी, तो वो जो है वो चैट में जो है वो आज डिस्कस कर सकते हैं, या वो ग्रुप में जो क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं। मैं एक मरतबा फिर से पूछता हूँ, क्या सबको मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियरली डिस्प्ले हो रही है? ओके जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लास्ट जहाँ पे हमने छोड़ा था, हम टॉपिक तो हमने कल करना था। क्या वाइट बोर्ड डिस्प्ले हो रहा है सबको? यस। ओके, आज हम न्यू टैब ओपन करते हैं। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हम कोशिश करेंगे कि हम आज मैक्सिमम काम कर सकें। आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्या आप लोग इस नाम से फेमिलियर हैं? क्या ये चीज़ आपने पहले कहीं पर सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के नाम से? मैं सबसे पहले जो है इसकी डेफिनेशन जो है मैं उसको डिफ़ाइन करूँगा, देन जो है वो मज़ीद में आगे चलूँगा। लेट्स से मेरे पास जो है वो दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक ग्रुप है, इफ़ H1 है, और इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नॉट वन में कर रहा हूँ, एंड तो मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि आपकी आसानी हो जाए। अच्छा जी, नॉट का मतलब यहाँ पे होगा कंपोजिशन, या हम जो ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। एच एंड के हमारे पास जो है के नॉट टू, ओ स्मॉल सा ओ मैं यहाँ पे जो है नॉट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हमारे पास जो है ये आर एनी ग्रुप्स, ये हमारे पास कोई भी दो ग्रुप्स हैं। तो जो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास होगी एच क्रॉस के। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आप लोग जो है वो जानते होंगे। कार्टेशियन में हमने एच क्रॉस के, ए क्रॉस बी के तरह के सेट्स जो है हमने देखे हुए हैं। ये जो है कैन बी मेड इनटू अ ग्रुप, इनटू अ ग्रुप by defining the binary operation, the binary operation not on h क्रॉस k, एज हम ऑपरेशन क्या इसके ऊपर डिफाइन करेंगे? h1 कॉमा k1, ये दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, इनके दरमियान हमने नॉट को ऑपरेशन जो इस्तेमाल किया है, ये अब ये जो नॉट वाला ऑपरेशन है ये हमारे पास h क्रॉस k के ऊपर जो है ये अप्लाई होगा। दूसरा हम जो टपल है वो लेते हैं h2 k2, और ये हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसका, लेट्स से h1 नॉट h2 कॉमा k1 नॉट k2, जबकि यहाँ पे हमारे पास h1 और h2 जो है ये हमारे पास जो है ये आपके जो हमारा ग्रुप H था उससे आए हैं, और K1 और K2 जो है ये हमारे पास जो है ये आपके ग्रुप जो है वो K उससे आए हैं, ठीक है। तो ये जो दो एलिमेंट्स थे हमने इनके ऊपर चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो लिया हुआ है, अब इन दोनों की ऑपरेशन जो हमारे पास यहाँ पर नॉट वन और नॉट टू के तौर पे हमने ऑपरेशन ले रहे हैं। तो इस तरह ये जो हमने यहाँ पर ये जो राइट साइड पे लिखे हैं इसमें हमारे पास जो होगी H1 नॉट, नॉट को भी हम यहाँ पर वन और टू कहते हैं, नॉट वन H2, ये हमारा H से बिलोंग करेगा क्योंकि इसके ऊपर नॉट वन ऑपरेशन था, और K1 नॉट टू, K2 ये हमारे पास जो ग्रुप है K उस पे जो है ये उसमें बिलोंग करेगा। तो
जस्ट बेयर विद मी, एक अर्जेंट कॉल आ रही है, मैं ज़रा उससे सुन लूँ। जस्ट बेयर विद मी। आई एम सॉरी, मेरे जो है वो ऑफिस से कॉल थी, दैट वाज एन अर्जेंट कॉल। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ये हमने ऑपरेशन इसके ऊपर डिफ़ाइन किया है, ये ऑपरेशन हमारा H1K1 नॉट H2K2। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। ओके ओके। ये जो हमने ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो लिया है नॉट वाला, ये वाला ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पर किसके ऊपर होगा? ये जो नॉट है जिसको मैं ब्लू से अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये वाला, ये हमारा है H क्रॉस K के ऊपर। तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसको हम जो है कहते हैं कि एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इसको कहते हैं। ये अभी हमारी वो जो हमने टाइटल दिया है वो हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस डेफिनेशन के तहत ये ग्रुप बन सकता है। आप इसे जो है वो वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई करें इसे, इसकी चारों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर जो इसमें होल्ड करती हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है वो कोशिश करें कि इसको वेरीफाई करते हैं। हम आगे इसका जो कंसर्निंग रिजल्ट है हम उसे देखते हैं कि क्या कंडीशन जो है वो, अगर हम थ्योरम की शक्ल में देखें, किस कंडीशन के तहत ये हमारे पास जो है ये जल्द डायरेक्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पास इफ़ H and K are two groups, then हमारे पास जो G है, G इज इक्वल टू H क्रॉस K, इसके ऊपर जो है वो बाय कैन बी अ ग्रुप, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप by defining a binary operation नॉट ऑन। नॉट यहाँ पर जो है जो मतलब कंपोजिशन के लिए हमने यूज़ किया था ना, वही चीज़ जो है यहाँ पे फंक्शन कंपोजिशन के लिए वो यहाँ पे हम इसको जो है ना वो नेम नॉट के तौर पे जो है यूज़ कर रहे हैं एज H1, K1। अब देखें ना हमारे पास H क्रॉस K है, तो पहला एलिमेंट हमारा H से आएगा, दूसरा हमारा एलिमेंट जो है वो किससे आएगा? वो आपका K से आएगा। इसलिए हम पहले H1 लिख रहे हैं, फिर हम K1 लिख रहे हैं। नॉट H2 K2 इज इक्वल टू H1 H2। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया कि इसमें दरमियान जो नॉट वाला ऑपरेशन था वो हमने चूँकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया, तो इसकी मज़ीद सिंप्लिसिटी जो है ना वो हमने ले ली है। अब H1 H2 का मतलब क्या है कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं H के, ये इनके दरमियान ये इन पे इनका जो ग्रुप का रिस्पेक्टिव बाइनरी ऑपरेशन था वो यहाँ पर जो है वो अप्लाई हो रहा है। K1 एंड यहाँ पे कॉमा क्यों लग गया, K1 K2, ये हमारे पास जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, वेयर H1 H2 and K1 K2 are products as defined in H and K respectively। कि उनमें जिस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो डिफाइन हुई है, जो उसका कंसर्निंग ऑपरेशन है उसके तहत जो है ये हमारी क्लोजर जो मतलब H का क्लोजर लॉ होगा उसके मुताबिक ये हमारे पास H1 H2 होगा, और जो K का क्लोजर लॉ होगा वो हमारे पास जो है वो K1 और K2 होगा। ये जो है हमारे पास एक रिजल्ट है, इसको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पास जो इसके एलिमेंट्स यहाँ पर इसमें आप जो है ना इसको प्रूफ भी, इसका प्रूफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, कि कैसे जो है वो प्रूफ विल बी शेयर्ड इन ग्रुप। तो कैसे जो है इसके ऊपर जो है वो हम चारों प्रॉपर्टीज़ क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है हम उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी जो है मैं इसको मज़ीद आसानी से समझाने के लिए आपके सामने जो है ना वो एक ले लेता हूँ यहाँ पर, बल्कि पहले मैं नोशन को यहाँ पर डिफाइन कर दूँ। अच्छा जी, नोटेशन जो है हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की, उसकी नोटेशन क्या होगी? द ग्रुप जी इज कॉल्ड
ये जो ऊपर हमने किया है ना, ये वाला ग्रुप जी जो है ये कहलाएगा इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप कौन से थे हमारे पास, एच एंड के, एंड इज डिनोटेड बाय जी। हमारे पास जो कैसे डिफाइन होगा, ये जो जी है ये आपके पास एच प्लस लिख के हम उसके गिर्द दायरा लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो नोटेशन है ये आपकी क्या है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की जो नोटेशन है वो होगी, प्लस लगाएं, साइड पे उसके क्या लगाएंगे, दायरा लगाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये इसकी नोटेशन है। एक एग्जांपल छोटी सी है, हम उसको जो है यहाँ पर देख लेते हैं। एग्जांपल लेट से हम जो है वो एच ले लेते हैं U3 को। U3 में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो नेचुरल नंबर्स आएंगे जो 3 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, तो उसमें क्या आएगा 1 और 2 आएंगे, 2 एलिमेंट्स ये आ जाएंगे। और फिर हम K ले लेते हैं, ये हम ले लेते हैं U4। इसमें हमारे पास एलिमेंट कौन से आएंगे 1 और 3, ये 2 एलिमेंट्स हमारे पास जो है ना वो आ गए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो जो हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा एच और के की, ये क्या बनेगा, इसमें हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। अब आपने ये जो ऊपर हमने ऑपरेशन डिफाइन किया ना, ऑपरेशन क्या हमने डिफाइन किया था, H1, K1, H2, K2 इज इक्वल टू H1, H2, K1, K2, ठीक है। ये हम यहाँ पर जो है ले रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें कि आपके पास U3 है, U3 के ऊपर जो है आपका बाइनरी ऑपरेशन कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेशन होती है ऑफ मॉड्यूलो 3, और U4 के ऊपर आपकी क्या होगी, बाइनरी मॉड्यूलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्डर 4 होगी। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी ऑफ 3 की, मॉड्यूलो 3 की, और यहाँ पर क्या होगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मॉड्यूलो 4। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट्स हमारे बनेंगे ये कौन कौन से बनेंगे, आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। तो हमारे पास जो है बन जाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, और 2 3 पहले तुम्हारे पास रेंटी आ गई, फिर हमारे पास आ जाएगा 1, 3, फिर आ जाएगा हमारे पास एलिमेंट 2, 1, और फिर आ जाएगा हमारे पास 2 और 3। ये हमारे पास जो है 4 एलिमेंट्स में। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर की है वो कैसे की है, फिर मल्टीप्लिकेशन इज डन एज ये है हमारे पास A, B डॉट C, D, A मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू C। A और C जो ये एलिमेंट्स हैं, A, C ये आपके एलिमेंट किसके हैं, ये H के हैं, और B और D के एलिमेंट ये किसके हैं आपके, ये K के हैं, सॉरी ये यहाँ पे मैंने H लिख दिया, K के हैं, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में इनका जो ऑपरेशन था उसके मुताबिक होगी। तो B मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 ऑफ D ये है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करके एक एलिमेंट को देख लें, लेट से हम यूँ करते हैं 1, और इधर जो है हमारे पास एलिमेंट कौन से बनेंगे, अब ये U इसके ऊपर हम जो है ना H डायरेक्ट प्रोडक्ट K के ऊपर जो है ये मल्टीप्लिकेशन हम डिफाइन करेंगे, और इसके तहत ये 4 एलिमेंट्स हमने ले लिए, इनकी टपल बनाई है हमने, ठीक है। ये 2 एलिमेंट्स ये थे, 2 एलिमेंट्स ये थे, तो हमने इनकी टपल बना लिए 1 1 1 3 2 1 और 2 3, मतलब हमने इनके जो है वो टपल बना लिए यहाँ पे H में। और अब हम इनके ऊपर जो है वो ग्रुप के जो ऑपरेशंस हैं वो डिफाइन करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर कैसे रहे हैं। मैं मजीद इसको जो है ना वो आपको सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 3 जो एलिमेंट है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेट से 2 1 के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा 1 मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इंटू 2, ये जो पहले एलिमेंट है
ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे होगा, और उसके बाद है हमारे पास 3, इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 होगी इंटू 1, ठीक है। बल्कि 2 3 कर देते हैं यहाँ पर ताकि ये इसकी समझ मज़ीद आपको आ जाए। चलें जी, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या जवाब देगा आपके पास, 2 आएगा। मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन में 2 जो है वो, अगर 3 है मॉड्यूलो मल्टीप्लिकेशन है तो उसमें ये आपका 2 ही रहेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, जबकि 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, और 9 आपके पास 1 के इक्वल है मॉड 4 के तहत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये हमारे पास एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है। आप इसका जो है वो कैले टेबल, इस मल्टीप्लिकेशन के तहत आप इसका जो कैले टेबल है वो आप यहाँ पर जो है वो जनरेट कर सकते हैं, और उसकी जो आपके जो ग्रुप लॉ एक्सियम्स हैं वो आप यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं। ग्रुप एक्सियम्स कैन बी वेरीफाइड वाया कैलेज टेबल। क्या सबको समझ आ रही है यहाँ तक जो मैंने बात की है? क्या ये सबको क्लियर हो गई है ये बात? मुझे चैट में बता दीजिए। ओके जी, तो अब इसके बाद हम जो है मज़ीद कुछ जो रिज़ल्ट्स हैं हम उनको जो है वो फॉलो करते हैं। मुझे अपना कैनवस एक मरतबा क्लियर कर लेना। अच्छा जी, हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट रिज़ल्ट क्या है? मुझे बाकी लोगों का रिस्पांस जो है वो नहीं नज़र आ रहा चैट में, अपनी प्रेजेंस जो है वो बताते रहिए। अगर आपके पास इफ़ एच एंड के आर टू ग्रुप्स एंड ए इज़ अ subgroup of H and B is a subgroup of K। अगर A जो है वो हमारा सब ग्रुप है H का और B जो है हमारे पास सब ग्रुप है K का, देन जो हमारे पास A की डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी B के साथ, ये आपकी क्या होगी, इज अ सब ग्रुप ऑफ H डायरेक्ट प्रोडक्ट K। ये एक जो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है, इसमें आप जो है वो क्या कंडीशन है यहाँ पर कि ए जो है वो आपका सब ग्रुप होना चाहिए एच का, और जो बी है वो हमारा क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होगा के का। अगर ये सब ग्रुप हैं तो फिर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी हमारे पास एच की और के की, उसका जो सब ग्रुप होगा वो ए और बी की जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट हमारे पास होगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये इससे रिलेटेड एक रिजल्ट है यहाँ पर, ठीक हो गया? समझ आ गई इसकी? यस सर। ओके, कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है उसके तो आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे, क्या मुझे जो है उसकी लिखने की ज़रूरत है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में लेट से हमारे नो। पास जो है वो सेट्स हैं, मैं कहता हूँ कि A1, बल्कि यहाँ पे क्यों लिखता हूँ, मैं ऊपर लिखता हूँ। लेट से मेरे पास A1 A2 से लेकर AN तक सेट्स हैं, ठीक है। तो इनकी जो एन टपल होगी हमारे पास A1 A2 A3 से लेकर AN तक, ये किस में होगी, ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस अप टू सो ऑन AN, ये हमारे पास जो है ये क्या कहलाती है, ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी, जो राइट साइड पे हमने लिखे हैं, और उसके एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह के होंगे। और अगर इसमें ith एलिमेंट हमने चेक करना है, ith कंपोनेंट जो होगा उसमें ith कंपोनेंट ऑफ n tuple in above product
वो क्या होगा, इज ए आई होगा। ठीक है, यहाँ से इस जो प्रोडक्ट ली हमने, इस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए हम जो है वो एक मज़ीद आगे जो है रिज़ल्ट है हम उसको देख लेते हैं। छोटे छोटे रिज़ल्ट्स हैं, ठीक है, इसमें इतना जो लंबा काम है वो इसमें नहीं होता। ठीक है, लेट से हमारे पास जो ग्रुप हैं, लेट G1 एक आपके पास ग्रुप है और उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन जो है वो क्या है, डॉट नॉट वन है। इसी तरीके से हमारे पास G2 ग्रुप है और उसके ऊपर हमारा जो ऑपरेशन है वो नॉट टू है, से लेकर GN कॉमा नॉट N, ये हमारे पास जो है ये BNE N ग्रुप्स, ये N है हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, N ग्रुप्स। देन अब जो हमने टू के ऊपर जो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसको हमने डिफाइन किया था वो हमारे पास जो N के ऊपर भी डिफाइन हो सकती है। देन G1 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद G2 डायरेक्ट प्रोडक्ट विद external direct product with up to so on, Gn is a group with respect to binary operation। बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा हमारा, यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन होगा हमारे पास A1 A2 AN, ये एक एलिमेंट हमारे पास होगा इस पे, B1 B2 BN, वही काम हमारे पास होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, A1 नॉट वन B1 कॉमा A2 नॉट टू B2 AN नॉट N BN, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन इसके ऊपर जो है वो लगेगा। ठीक है, इसके तहत ये जो है ये ग्रुप कंप्लीट होगा। इसमें भी आप चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जैसे आप पिछला ग्रुप जो है वो टू के लिए आपने किया उसी तरीके से इसकी जो चारों प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को जो है वो आप मज़ीद जो है वो चल मज़ीद की तरफ नहीं जाते, मज़ीद वाला काम फिर मज़ीद हो जाता है। यहाँ पे जो है मैं आपको एक कमेंट जो है वो लिख रहा हूँ, इसको जो है वो सब लोग ध्यान से देखें। K1 G1 G2 से लेकर हमारे पास हमने कितने लिए हैं, हमने GN प्रोडक्ट्स लिए हैं, आर फाइनाइट, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है वो ऑर्डर के बारे में, आर फाइनाइट ग्रुप्स। देन जो G1 की एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद G2 है अप टू सो ऑन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद GN, ये जो सारों के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है हमारे पास, ये भी क्या होगा, इज आल्सो अ फाइनाइट ग्रुप होगा। ये भी MCQ इससे भी बन सकता है। एंड जो ऑर्डर है हमारे पास, एंड ऑर्डर ऑफ ऑर्डर के लिए मैं यहाँ पर जो है वो बार यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर लेता हूँ ताकि ये डिस्टिंग्विश कर दे। G1 G2 GN, ये जो हमारे पास इन सब की जो ये हमने लिखी है यहाँ पर, ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इसका ऑर्डर किसके इक्वल होगा, वो होगा G1 का ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय G2 का ऑर्डर मल्टीप्लाई बाय GN का ऑर्डर। मतलब ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, इसका ऑर्डर क्या होगा, जितने आपके पास ग्रुप्स हैं अगर वो आपके फाइनाइट हैं तो आपने सिंपली हर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का जो है वो आपका ऑर्डर आ जाएगा। जैसे अभी ऊपर हमने जो है वो दो ग्रुप्स लिए थे, ठीक है, हमने जो H लिया था उसका ऑर्डर क्या था, वो था 2, और जो हमारे पास K था उसका भी ऑर्डर लिया था हमने 2, तो हमारे पास जो H एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद K, इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2 इंटू 2, यानी इसका क्या होगा, ऑर्डर 4 होगा। ये जो है ये आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक हो गया, समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ऑर्डर के बारे में जो है ना वो अक्सर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है,
अब मैं कुछ इसकी जो है लास्ट पे जो है इस टॉपिक में लास्ट पे कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट्स, इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए मैं स्टेटमेंट में लिखता हूँ लेट G1 से लेकर मेरे पास Gn तक जो है ये कोई भी n ग्रुप्स, ये मेरे पास n ग्रुप्स हैं। देन पहली बात, G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये देखें एक्सटर्नल के लिए जो है यहाँ पे एडिशन लग रही है बीच में, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे हमारी एडिशन जो है वो लगती है। एक नोटेशन ये भी होती है, इसके अंदर क्रॉस होता है, ये इसमें जो है ना मतलब इसमें नहीं लग रही, ठीक है। देन G1 G2 एक्सटर्नल प्रोडक्ट अप टू Gn is finite if and only if G1 से लेकर Gn ये सारे हैं आर ऑल फाइनाइट। अगर ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हमने लिए हैं ये हमारे फाइनाइट होते हैं तो हमारे पास जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो हमारी जो है वो आपकी फाइनाइट होगी। अगर ये हमारे पास फाइनाइट नहीं होते तो फिर हमारी जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो भी आपकी फाइनाइट नहीं रहेगी, ठीक है। ये हमारा जो केस है ये आपका पहली इसकी बात आ गई, ठीक है। आई होप इसकी जो है वो आपको समझ आ गई होगी। ये प्रॉपर्टी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें ये होल्ड करती है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास बी है, ये बहुत अहम है, ठीक है, कि G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद G2 अप टू सो ऑन हम सब की ले लेते हैं। Gn इज अबिलियन, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अबिलियन कब होगी, ये कब होगी इफ एंड ओनली इफ जो सारे के सारे G1 से लेकर Gn तक जो ग्रुप्स हैं ये आपके अबिलियन हों, आर अबिलियन। अगर सारे के सारे अबिलियन हैं तो फिर आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट भी जो है वो क्या होगी, वो आपके अबिलियन होगी। अगर कोई एक भी आपका नॉन अबिलियन है तो फिर आपकी जो है वो ये जो प्रोडक्ट है ये आपकी अबिलियन नहीं होगी, ठीक है, कोई एक भी अगर जो है वो। और इसके बाद हमारे पास सी है, सी में क्या है कि लेट से हम जो है वो दो ग्रुप्स की बात कर लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर आइडिया हो जाएगा। इफ़ G1 G2 आर साइक्लिक, अब अबिलियन की बात हुई है तो फौरन साथ में हमारे पास जो है बात आनी है वो साइक्लिक की आनी है। देन जो G1 की डायरेक्ट प्रोडक्ट है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद G2 नीड नॉट बी साइक्लिक, नीड नॉट बी साइक्लिक। मतलब अगर ग्रुप साइक्लिक हैं तो उनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो साइक्लिक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात जो है ना ये आपने यहाँ पर याद रखनी है। अगर सारे ग्रुप्स अबिलियन हैं तो उनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अबिलियन होगी, लेकिन अगर सारे के सारे साइक्लिक हैं, ठीक है, तो उनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो साइक्लिक श्योर नहीं है, वो चेक करनी पड़ेगी, ठीक है, उसकी कोई जो है हमारे पास श्योरिटी नहीं होगी। इसके लिए जो है ये जो सी वाला है इसकी मैं काउंटर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि जो है वो आप इसको ये ना समझें कि सिर्फ जो है ये हवाई बात है। काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल में हम जी ले लेते हैं जी हम ले लेते हैं यहाँ पर G इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ GZ2 की डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z2, ठीक है। अब इस G का ऑर्डर क्या होना है, Z2 का ऑर्डर 2 है तो G का ऑर्डर यहाँ पर जो हमने ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 4 होगा, ठीक है, इज ऑफ ऑर्डर 4 इन विच, क्योंकि ऑर्डर 4 है, इन विच एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, उसका ऑर्डर क्या होगा, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑफ
ऑर्डर 2, ठीक है, एज टू इंटू एक्स वाई आपके कोई भी जो है ये एलिमेंट्स हों फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, उनके साथ जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा 1 1 हो। अब Z2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, Z2 के अंदर ये जो जी हमने लिखा है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, Z2 में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 0 और 1, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इन एलिमेंट्स किसी भी एलिमेंट के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो वो 0 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, सो चूंकि हमारे पास इसमें उसने कहा हुआ है कि हमारे पास जो ये साइक्लिक कैसे नहीं है, हमने यहाँ पर जो है ये साबित करना था ये साइक्लिक हो सकता था कि अगर हमारे पास चूंकि इस ग्रुप का ऑर्डर हमारा जो है वो 4 है तो इसमें कोई हमें एलिमेंट ऐसा मिल जाता, ये हमने 4 लिखा है ना, अगर कोई हमें ऐसा एलिमेंट मिल जाता देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। और जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमारा किसी का जनरेटर होता नहीं है, मतलब इन दिस केस, ठीक है, तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट से जनरेट होना है। तो अब चूंकि हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो और यहाँ पे हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर 4 था, साइक्लिक होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी, जी इज इक्वल टू ये ए से जनरेट हो, A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, वो हमें ऐसा ए कोई नहीं मिला, देयरफॉर जी इज नॉट साइक्लिक, ठीक है। ये जो है हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। मैं ये देख रहा हूँ कुछ लोग आ रहे हैं कुछ लोग जा रहे हैं, ये क्या कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है या वैसे जो है वो बाहर चक्कर लगाने जाते हैं कि जो है वो कोई काम तो नहीं है, क्या वजह है, ये कुछ लोग आ रहे होते हैं कुछ लोग जा रहे होते हैं। अभी मैं देखता हूँ कौन कौन मौजूद है। साइला, पहले आप भी, साइला मौजूद हैं अभी, साइला जैनब जी आप मौजूद हैं, आपने आप लेफ्ट हुई थी 2 3 मरतबा, क्या वजह बनी, चैट में रिस्पॉन्ड कीजिए। ये हमारे पास तथहीर जो है इन्होंने भी एक मरतबा एग्जिट किया और फिर ये दोबारा से आई हैं, बेटा क्या वजह बनी है, क्यों आप एग्जिट किए हैं, तो आगे मैं लिख रहा हूँ। चलें, इंटरनेट की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर, ये वाली भी बात बहुत अहम है, इफ़ पी इज़ अ प्राइम नंबर देन द ऑर्डर ऑफ every non-identity element of ZP direct product with ZP, उसका क्या होगा, P होगा। ये बात आपने, ये भी एक बहुत अहम क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अगर P आपका कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं 2 3 4, ठीक है, अभी जो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दिया वो उससे मैंने ये चीज़ जो है ये यहाँ पर मजीद आके रिजल्ट की शक्ल में लिख दी है कि लेट से आपके पास Z5 है, ठीक है, इसकी आप डायरेक्ट पढ़ ले रहे हैं विद Z5, तो इसमें वो तमाम एलिमेंट्स होंगे जो नॉन आइडेंटिटी होंगे, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स, ठीक है, तो उनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, वो भी आपका प्राइम नंबर 5 ही होगा, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर जो टॉपिक्स थे ये थे आपके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के रिलेटेड। इनकी कुछ समरी जो है मैं मज़ीद आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसको जो है वो आप लोग मज़ीद अच्छे से जो है वो तैयार कर लें। इसमें कोई बात आपको समझ ना आई हो, कोई पॉइंट समझ ना आई हो, तो आप अभी माइक ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। माइक इज़ योर्स। अगर क्वेश्चन नहीं है तो सब लोग चैट में लिखें कि ऑल इज़ अंडरस्टूड, कोई क्वेश्चन नहीं है, सब लोग रिस्पॉन्ड करें, हाजिर लगने लगी है।
नो क्वेश्चन। तथीर जो मिस हुआ है वो आप रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। लग गई समझ। नो क्वेश्चन, ओके, नो क्वेश्चन, ओके, चलें जी, ठीक है। ये यहाँ तक हमारे पास जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो थी ये थी। अब इससे आगे हम जो है चलते हैं और अगला जो हम यहाँ पर जो है वो लाते हैं, हम वो हमारे पास जो टॉपिक है, सबसे अहम टॉपिक में से एक टॉपिक है आइसोमॉर्फिज्म। जानते हैं इसके बारे में, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, इसको देखिए। लेट जी स्टार एंड जी प्राइम, ये कोई भी मैं दो ऑपरेशन, मतलब मैं रैंडम यहाँ पे इनकी जो है ना ये नोटेशन दे रहा हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये ओ है तो ये कंपोजिशन ही होगा, ठीक है। बी एनी टू, ये कोई भी दो ग्रुप्स हैं, ठीक है। अ मैपिंग फाइव फ्रॉम जी टू जी प्राइम, अ मैपिंग फाइव फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। मॉर्फिज्म इफ हमारे पास दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ये जो फाई आपकी मैपिंग है, फाई ये बाइजेक्टिव हो, फाई इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी, एक आपको वन वन चेक करना पड़ेगा, दूसरी आपको ऑन टू चेक करना पड़ेगा। इंजेक्टिव और सजेक्टिव, ये दो चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। और दूसरी क्या हो हमारे पास, फाई जो है, अब ये दो ऑपरेशन जो हमारे पास लगे हैं, पहले जो एलिमेंट्स हैं ऑपरेशन फाई लगने से पहले हमारे पास ग्रुप जी है, तो जी के एलिमेंट्स के दरमियान किस तरह होगा, उनके ऊपर जो है वो उनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन होगा वो स्टार लगा हुआ है हमारे पास यहाँ पर, एक्स स्टार वाई। फाई के लगने के बाद, मतलब फाई जब इसके ऊपर अप्लाई हो जाए तो फिर क्या होगा, उसके बाद हमारे पास जो बाद में आ रहा है जो हमारा रेंज वाला एलिमेंट है, जो रेंज वाला ग्रुप है, उसका जो ऑपरेशन है वो हमारे पास जो है वो लगना चाहिए, ठीक है। फाई ऑफ वाई, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन प्रिजर्वेंस। ऑपरेशन प्रिजर्वेंस, स्पेलिंग अगर मिस हो तो इसको जो है वो इग्नोर कीजिएगा। ऑपरेशन प्रिजर्वेंस का मतलब क्या है कि फाई आपका ग्रुप के फाई अप्लाई होने से पहले जो ग्रुप है उसके एलिमेंट्स के ऊपर उसका ऑपरेशन लगेगा, और फाई ऑपरेशन होने के बाद जो आपकी आउटपुट्स हैं, जो आपके इमेजेस हैं, उनके ऊपर जो आपका यहाँ पे कोड डोमेन का ग्रुप है उसका जो है वो ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। ये यहाँ पर देखें, फाई अप्लाई होने से पहले आपके पास जो है वो जी का ऑपरेशन लगा हुआ था, ये वाला जो था यहाँ पर, और उसके बाद जब फाई अप्लाई हो गया है एलिमेंट्स के ऊपर तो फिर जो है वो आपके पास जी प्राइम का जो है ऑपरेशन है वो अप्लाई हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास जो है ये क्या होती है, आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन ये है। अगर दो ग्रुप आपके पास आइसोमॉर्फिक हों, ठीक है, टू ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक, ठीक है, उसके बारे में बताता हूँ कि जी एंड जी प्राइम आर isomorphic if there exists uh, uh, if there exists an isomorphism from G onto G prime and G onto G prime and are denoted as, जो आइसोमॉर्फिक होंगे and are denoted as, वो कैसे लिखे जाएंगे, ऐसे लिखे जाएंगे, या हम इनको मज़ीद ऐसे भी लिख सकते हैं,
जो पहले का ऑपरेशन है वो लिख दें, ये लिखते हैं। ये हमारे पास जो है क्या है, ये आपके आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स हैं। आइसोमॉर्फिक ग्रुप कब होंगे, जब उनके ऊपर जो है वो कोई आइसोमॉर्फिज्म, कोई मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट कर रही है जो बाइजेक्टिव भी है और ऑपरेशन प्रिजर्व भी कर रही है। ठीक है, तो मैं मज़ीद यहाँ पर एक दो एग्जांपल्स दे के जो है ना वो भी साथ देता हूँ, ताकि जो है ना आपको मज़ीद इसकी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, चीज़ रिवाइज हो जाए। ये आपका फाउंडेशनल टॉपिक है, ये आपके जो है वो मेरा ख्याल है कि जो है वो हर एक ने ये पढ़ा हुआ होगा। किस किस ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, चैट में बताइए, किस किस ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। चैट में जल्दी से बताइए किस किस ने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। अगर मैं ऐसे खुद से बोलता रहूँगा तो फ़ायदा तो कोई नहीं है ना, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे शायद। ओके सॉरी, मैंने वो चैट देखी नहीं। ओके ओके ओके, ऊपर वो मैंने चैट को नहीं था कि किया हुआ, सॉरी। अच्छा जी, इब्राहिम ने पीछे एक्सटर्नल प्रोडक्ट में क्वेश्चन पूछा था कि नोटेशन में एग्जांपल में आपने जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट के लिए एलिमेंट अपनी मर्जी से लेने हैं, इसका कोई रूल है? बेटा आपने इब्राहिम इसमें आपके पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रूल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, आप ए एलिमेंट पहले से लेते हैं, बी एलिमेंट बाद में लेते हैं, तब तक आप कार्टेशियन प्रोडक्ट चलाते रहते हैं जब तक आपके पास पहले और दूसरा जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स कंज्यूम नहीं हो जाते। तो वही रूल है इसके ऊपर, अपनी मर्जी से तो इसमें जो है हमने नहीं लिया, हमने कार्टेशियन का जो रूल है वो अप्लाई किया था। सॉरी मैं जो है ना वो चैट को आगे नहीं कर सका क्योंकि मैं यहाँ पे मोबाइल पे देख रहा था। तो आई गेस सब ने जो है ना ये यहाँ पर जो है वो पढ़ा हुआ है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, ये अब जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी है z से 2z के ऊपर, 2z हमारा एक ग्रुप है अंडर एडिशन। ठीक है, तो क्या मैंने किया है, x के ऊपर वो तमाम x जो हमारे पास z में है उनके ऊपर मैं जब फाई अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट में 2x जो है ना वो मैंने ये एक मैपिंग को डिफाइन किया। ये अब आइसोमॉर्फिज्म है। इसको आइसोमॉर्फिज्म चेक करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें जो चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो है वो ये बाइजेक्टिव है और ये आपकी ऑपरेशन प्रिजर्व कर रही है। बाइजेक्टिव तो ये जो है ये हमारे पास क्लियरली है, क्यों कि हमारे पास जो है आपके हर एलिमेंट के, चूंकि ये z ही है और ये जो 2z है दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें हर एलिमेंट को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास इसके एलिमेंट्स आते रहेंगे। तो हर एलिमेंट का इनपुट जो देंगे उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो आउटपुट मिलेगी वो डिस्टिंक्ट है। तो ये आपके पास जो है 1 1 हो गई। और 2z हर जो एलिमेंट है 2z 2x बिलोंग्स टू 2z, इसके लिए हमारे पास देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू z सच दैट फाई ऑफ x इज इक्वल टू 2x। यहाँ पे हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो हमारा ऑन टू का रिजल्ट है, जो ऑन टू की डेफिनेशन है वो वेरीफाई हो रही है। इसके हर एलिमेंट के लिए ये जो हमारे पास ये है 2z, इसके हर एलिमेंट के लिए हमारे पास इसमें एक एलिमेंट मौजूद होगा जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें हम तो जो है हमारे पास वो 2x आता है। सो ये बाइजेक्शन जो है ये तो हमारे पास क्लियर है, बाइजेक्शन इज वेरी क्लियर। ठीक है, और इसके जो ऑपरेशन प्रिजर्वेंस है उसको देख लेते हैं, ऑपरेशन कैसे प्रिजर्व हो रहा है। लेट से मैं इसको ऑपरेशन प्रिजर्व करना आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे करना है हमने। अब ये जो पहला है इसके ऊपर आपने 2 एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, पहले के और उनके दरमियान पहले वाला जो ग्रुप है उसका ऑपरेशन लगा देना है x प्लस वाई। आपके पास y की जो मैपिंग है वो क्या है, आपके पास जो आपने इनपुट दिया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस वाई, ब्रैकेट खोलें 2x प्लस 2y, तो यहाँ पर ये क्या बन गया फाई ऑफ x बन जाता है और ये आपका फाई ऑफ y बन जाता है। तो ये यहाँ पे हमारी जो फाई है, फाई प्रिजर्व्स ऑपरेशन, ऑपरेशन पहले वाले ग्रुप का और दूसरे वाले ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो हमारा प्रिजर्व हुआ है, इसलिए ये जो फाई है ये क्या है हमारे पास ये एक आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक है,
मज़ीद इसके एक एग्जांपल जो है वो करवा देता हूँ आपको, ताकि जो है ना इसकी थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिटी आपके पास आ जाए, कैनवस हो जाए एक मरतबा क्लियर। अच्छा जी, ये जो है ना ये इसका क्वेश्चन भी बन सकता है। ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की है ना, ये वाली मैपिंग आपकी क्वेश्चन भी बन सकता है कि z और 2z के दरमियान बजाय आइसोमॉर्फिज्म कौन सी मैपिंग होगी। तो अगर आपके पास जो है फाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x आपके पास जो है वो यहाँ पर दिया हुआ हो, तो आप जो है वो उस ऑप्शन को टिक करेंगे। लेट्स से हमारे पास जो है वो हमने एग्जांपल अगली लेते हैं। ठीक है, हमने ग्रुप लिया है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन। ये हमारे पास जो है बी ग्रुप किसका, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है अंडर एडिशन। तो हम जो है मैपिंग लेते हैं सी से कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर, डिफाइंड बाय, डिफाइन किया हम इसको करते हैं। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में किस तरह के होते हैं एलिमेंट्स, ए प्लस आयोटा बी के होते हैं। उसके कंजुगेट से हम जो है ना इसको डिफाइन कर देते हैं, मतलब हर एलिमेंट के लिए उसका कंजुगेट फॉर ईच एलिमेंट ए प्लस आयोटा बी। हम मैपिंग ऐसे लिए है कि हर एलिमेंट को मैप करे उसके कंजुगेट के ऊपर, ए माइनस आयोटा बी। इसको हम, इस मैपिंग को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन। ये जो मैपिंग है ना हमारी, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन। ये कोई एफपीएससी का एक रिजल्ट पेपर था, उसके अंदर ये कोई क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, इस मैपिंग का नाम बताएं तो ये कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन होती है। ठीक है, अगेन ये भी जो है आपके पास ऑपरेशन प्रिजर्व भी करती है और ये बाइजेक्टिव मैपिंग भी है। ठीक है, ये भी एक जो है क्या है आपकी, ये आइसोमॉर्फिज्म है, फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर जो है कुछ जो है मैं यहाँ पर जो रिजल्ट्स हैं मैं उनको क्विकली डिफाइन करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ ताकि जो है ना वो आपको मज़ीद इसकी जो है ना वो जो समराइजिंग समरी फॉर्म है वो आपकी जो है ना ये आपको यहाँ से मिल जाए। कुछ रिजल्ट्स मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये जो है आपने ध्यान से सुनने हैं, समझने भी हैं। और अगर आप लोग नोट करते हैं, ये जितना भी लेक्चर होता है अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, तो जब भी आपके हाथ से जो है वो एक चीज़ गुजर गई है इन राइटिंग, तो वो जो है आपकी जो मेमोरी में जो है वो एक मरतबा वो बैठ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जो भी काम लेक्चर के दौरान जो है अगर आप जो है पॉसिबल है कि आप उसको नोट कर सकते हैं, तो आप लाजमन जो है उसको नोट भी करें। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है वो करते हैं कुछ रिजल्ट्स। ठीक है, और उन रिजल्ट्स में जो है सबसे पहले जो है वो सॉरी यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो आएगा रिजल्ट, वो आएगा हमारे पास प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ कुछ जो है हमारे पास आ जाएंगी। इसके लिए हम जो है वो कहते हैं कि लेट जी से जी प्राइम पर हमारे पास मैपिंग जो है ये क्या है आपकी आइसोमॉर्फिज्म है। जी से जी प्राइम पर जो है हमारी ये जो मैपिंग है ये क्या है आपकी, ये एक आइसोमॉर्फिज्म है, इज एन आइसोमॉर्फिज्म। एंड ई पहले ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है और ई प्राइम जो है ये दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ई एंड ई प्राइम आर आइडेंटिटी एलिमेंट्स ऑफ जी एंड जी प्राइम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, हर जी के लिए जो है हमारे पास कुछ जो है हमारी प्रॉपर्टीज बनेंगी। वो क्या होंगी, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, पहली बात,
आइडेंटिटी हमेशा आइडेंटिटी के ऊपर ही मैप होगी। पहले वाले ग्रुप की जो आइडेंटिटी है वो हमेशा दूसरे वाला जो ग्रुप है उसकी आइडेंटिटी के ऊपर मैप होगी। ये बात याद रखना है, आइडेंटिटी इज ऑलवेज मैप्ड ऑन आइडेंटिटी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो किसी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट के ऊपर मैप हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो आपकी फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगी। ये एक शॉर्टकट वे है, आप चेक कर सकते हैं आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के ऊपर मैप करा। ठीक है, फिर इसके बाद अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अगला पॉइंट ये है कि लेट से हमारे पास कोई एलिमेंट है जी और वो पावर में लिखा हुआ है फाई अप्लाइड ऑन जी की पावर एन, तो इसका क्या होगा, ये जी के ऊपर अप्लाई कर लें उसके बाद पावर ले लें तो एक ही बात है। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास तीसरा पॉइंट है, उसमें ये है कि हमारे पास लेट से अगर आपके पास हम फाई जी इनवर्स पर अप्लाई कर रहे हैं, किसी एलिमेंट के इनवर्स पर हम फाई अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है, आप उस एलिमेंट पर अप्लाई कर लें पहले फाई को और उसका इनवर्स निकाल लें, तो भी ये बात आपकी जो है ये इक्वल होगी, ये होल्ड करेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है इफ जो जी है हमारा एलिमेंट उसका ऑर्डर फाइनाइट है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट देन जी का ऑर्डर ही उसके जो इमेज है उसके ऑर्डर के इक्वल होगा। जो इमेज का ऑर्डर होगा अगर ये फाइनाइट है, अगर जी का ऑर्डर फाइनाइट है तो फिर उसके इमेज का ऑर्डर और उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है ये दोनों क्या होंगे, ये आपके सेम होंगे। ठीक है, ये आपके जो है ये आपके हमेशा जो है ये क्या होंगे, ये सेम होंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो पांचवा पॉइंट है इससे रिलेटेड, वो है कि अगर हमारे पास जी एंड जी प्राइम हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज जी और जी प्राइम का ऑर्डर जो है ये क्या होगा, ये हमारे पास हमेशा सेम होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो है वो एक ग्रुप है ऑर्डर 2 का तो उसका आइसोमॉर्फिक कोई ऑर्डर 3 का ग्रुप हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा दो ग्रुप्स जो है वो आइसोमॉर्फिक कब होंगे, जब उन दोनों का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, वो आपका सेम होगा। आइसोमॉर्फिक होने के लिए ऑर्डर जो है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी, ये जो 5 मैंने यहाँ पर डिस्कस की है ना, ये बेसिक प्रॉपर्टी में। इसके बाद ये आगे हमारे पास आता है अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अगेन हमारे पास जो है डेफिनेशन जो है वो हम अब ले लेते हैं कि हमारे पास ये हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास वो एक फाई आइसोमॉर्फिज्म थी। अब हम फिर इसी के बाद आगे जो है वो करते हैं कि लेट जी एंड जी प्राइम आर आइसोमॉर्फिक। ये दो ग्रुप हैं जो आइसोमॉर्फिक हैं, यानी इनके ऊपर जो है वो ये कोई आइसोमॉर्फिज्म जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स, एंड phi is isomorphism from G to G prime Bn isomorphism। तो इसके बाद फिर हम जो कुछ हमारे पास रिजल्ट्स हैं। पहला रिजल्ट क्या है हमारे पास कि अगर आपका G बिलियन है तो हमारा जो G प्राइम है वो भी आपका बिलियन होगा। अगर आपके दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो दोनों ही आपके अबिलियन होंगे। ठीक है, अगर जी प्राइम अबिलियन है तो फिर आपका जी जो है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका अबिलियन होगा। इस पॉइंट की समझ आई या मजीद इसको एक्सप्लेन करूं? सब लोग हैं या मैं नहीं मौजूद है? इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? आपका जब दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक हैं तो अगर पहला ग्रुप जो है वो बिलियन है तो फिर दूसरा ग्रुप भी बिलियन होगा। अगर आपका दूसरा ग्रुप बिलियन है तो फिर पहला भी आपका बिलियन होगा। आप किसी एक को चेक कर लें, अगर वो बिलियन है तो दूसरा भी बिलियन होगा। अगर पहला साइक्लिक है
तो दूसरा भी क्या होगा, वो साइक्लिक होगा, जिसको मैं अगले पॉइंट में लिख रहा हूँ। G इज साइक्लिक इफ एंड ओनली इफ G प्राइम इज साइक्लिक। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे। उसके बाद जी हमारे पास जिन जिन लोगों ने मेरे पास पढ़ा हुआ था, मेयर थ्योरी पढ़ी हुई थी, वो लोग जो है कार्डिनैलिटी के टॉपिक से फेमिलियर होंगे। बाकी कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो वो आप जो है यहाँ पर सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। जी और जी प्राइम हैव सेम कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी क्या होती है, मैं इसको लिख देता हूँ आगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ठीक है, तो इनकी जो कार्डिनैलिटी होगी वो भी क्या होगी आपकी, वो भी सेम होगी। ठीक है, जी और जी प्राइम जो दोनों ग्रुप हैं हमारे पास, इन दोनों की जो कार्डिनैलिटी है वो भी क्या होगी, वो आपकी सेम होगी। उसके बाद ये अगला पॉइंट है डी। इसमें क्या है कि फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर, फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर एन एंड अ फिक्स्ड, हमने एलिमेंट लिया है जी से जी, जी बिलोंग्स टू जी, द इक्वेशन x की पावर n is equal to g has same number of solutions in g as the equation x की पावर n is equal to phi of g has in g प्राइम। अब चूंकि आप जानते हैं कि हर इक्वेशन का कोई सोल्यूशन होता है, हर इक्वेशन का कोई ना कोई एक सोल्यूशन होता है, तो जब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कोई हमने एलिमेंट जी लिया है, ठीक है, वो जी एलिमेंट हमारे पास किसी भी x की पावर n में लिखा जा सकता है, तो वो इक्वेशन बनेगी g इज इक्वल टू x की पावर n, लेट्स से g इज इक्वल टू 2 की पावर n या 3 की पावर n, या मतलब कुछ भी हम कहते हैं यहाँ पर किसी x की, तो उसका जो सोल्यूशन होगा, जितने सोल्यूशन हमारे पास g में होंगे उतना ही हमारे पास जो है इसके लिए फाई ऑफ जी जो होगा वो भी अगर उसी के इक्वल लिख के जाए तो उस इक्वेशन की बजाय हमारे पास जो है वो सेम सोल्यूशन होंगे जी प्राइम में। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे पास अगला रिजल्ट आता है, उसमें क्या है कि इफ के हमारा जो है वो सर इस पॉइंट को दोबारा से समझा दीजिएगा, डी वाला। ओके, डी वाले को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे क्या है कि हमने ग्रुप जी का कोई एक मेंबर लिया है जी, ठीक है, अब इस एलिमेंट को हम जो है वो अगर सेट्स की फॉर्म में लिखें, ठीक है, हम कोई पोलिनोमियल लिख लेते हैं, ये जी जो है ये किसी पोलिनोमियल के इक्वल है, लेट्स से जी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये इसके इक्वल है। अब इस इक्वेशन का एक रिजल्ट है, आंसर इसका एक आता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन जो होती है उसका एक सोल्यूशन होता है, इसका सोल्यूशन है एक। अब वो एक सोल्यूशन किस में बिलोंग करेगा, चूंकि जी हमारा जी में बिलोंग कर रहा था, कह रहा है कि ये वाला जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन, और फाई ऑफ जी को भी अगर हम इस इक्वेशन के इक्वल रख दें, यहाँ पे कोई पावर n रख दो बेशक, ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे इसके जो है n सोल्यूशन हो जाएंगे। कहता है कि ये जो सोल्यूशन होंगे, जितने इसमें सोल्यूशन होंगे उतने ही हमारे पास जो है, मैं यहाँ पे इसको बल्कि फिलहाल n को जो है ना मैं स्किप करता हूँ, हाँ, ताकि जो है ये बेहतर अंडरस्टैंड। अगर इसके जितने सोल्यूशन होंगे, अगर इसका वन सोल्यूशन है जी में, तो इसका ही वन सोल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, वो जी प्राइम में होगा। इसका मतलब ये है, और ये आप पावर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आप जी को मजीद आगे लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में या क्यूबिक इक्वेशन की फॉर्म में, कोई एलिमेंट इस तरह लिखा गया है, तो जितने सोल्यूशन उसके जी में होंगे उतने ही सोल्यूशन उस जी एलिमेंट के जो इमेज है उसके होंगे जी प्राइम में। मेरा ख्याल है अब जो ये क्लियर हो गया होगा। यस सर, थैंक यू। ओके, आगे चलते हैं हम कि अगर हमारे पास के सब ग्रुप है जी का, देन जो फाई ऑफ के होगा इस ग्रुप का इमेज जो होगा वो सब ग्रुप किसका होगा, वो आपका जी प्राइम का होगा, दूसरे ग्रुप के
आइसोमॉर्फिक होगा। और ये वाली बात जो है ये वैलिड करती है कि हमारे पास जो है वो अगर जी से जी प्राइम पर मैपिंग हो, ठीक है, यानी जो डोमेन है उसका कोई सब ग्रुप जो होगा, उस सब ग्रुप का जो इमेज होगा वो कोड डोमेन का सब ग्रुप होगा। ये जो है ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास इस डिस्कशन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम जो है वो मजीद आगे चलते हैं। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट कुछ लिखवा देता हूँ, कुछ पॉइंट्स मजीद लिखवा देता हूँ जो आपको पेपर में हेल्प देंगे, ठीक है। दो ये कंप्लीट हो गए। इसके बाद है जी एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n is isomorphic to Zn। कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जिसका ऑर्डर n हो, कोई भी एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn, ये हमेशा से आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। ये आपका एक रिजल्ट है, इसको आपने, इस पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। ओके जी, ये तो हमारे पास बात है फाइनाइट की। एनी इनफाइनाइट, एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, एनी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज isomorphic to set of integers z under addition। कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो, ठीक है, नो मैटर कि उसका क्या ऑपरेशन है, ठीक है। एनी, लेट से हमारे पास जी है, ये एक इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन हो, ये हमारा हमेशा सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ जो है ये आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। ये हमेशा से हमारे पास जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स के आइसोमॉर्फिक होगा। केस रिक्वायरमेंट क्या है कि एक इनफाइनाइट हो, दूसरा साइक्लिक ग्रुप हो, इनफाइनाइट। और क्यों? जो इसका एक जनरेटर होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ पर एक जनरेटर होगा, क्योंकि हमारे पास जो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होते हैं उनके दो जनरेटर्स होते हैं, एक मतलब जो भी एलिमेंट आप लेंगे और एक उसका इनवर्स यहाँ पर होगा, और एक जनरेटर इसका जो होगा ये इसका इनवर्स। दो जनरेटर्स इसके होंगे, दो जनरेटर्स ही इसके होंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स के दो जनरेटर्स होते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखना, ये पेपर में पॉइंट जो है वो आ सकता है, ठीक है। 2017 वाला जो पेपर था उसमें आया हुआ था, ठीक है। अगला रिजल्ट है हमारे पास, अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास इफ G1 G2 comma H1 and H2 are groups such that G1 जो है हमारा वो आइसोमॉर्फिक हो G2 के, और H1 जो है हमारा ये आइसोमॉर्फिक हो H2 के, देन जो इनकी अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1 की जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी H1 के साथ, ये आइसोमॉर्फिक होगी G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद H2, ठीक है। ये तो हो गए हमारे पास जो है कुछ ऑर्डर्स के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि कई अगर दो ग्रुप्स जो है उनका ऑर्डर जो है हमारे पास सेम है, ठीक है। अभी ऊपर हमने बनाया बात की ना कि फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n वो हमेशा हमारे पास जो है Zn के आइसोमॉर्फिक होगा। ऐसा नहीं है मुमकिन कि हमारे पास हर ग्रुप जिनके ऑर्डर सेम होंगे, जिनके ऑर्डर सेम होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट मेरा ख्याल 6 बनता है। अब S3 का ऑर्डर जो है वो क्या था, हमने कल पढ़ा था 3 का फैक्टोरियल, और वो क्या है 6, और जो Z6 होता है इसका भी ऑर्डर क्या होता है 6। अब दोनों के ऑर्डर जो है ये सेम है, बट S3 is not isomorphic to Z6, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि अगर दो के ऑर्डर सेम है तो वो आइसोमॉर्फिक भी होंगे, नो। क्यों? ऑर्डर के अलावा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है कि आपके पास उनके दरमियान एक मैपिंग एग्जिस्ट करनी चाहिए जो आइसोमॉर्फिज्म हो, बाइजेक्टिव हो, और ऑपरेशन प्रिजर्वेंस का जो क्लॉज है वो उसका सेटिस्फाई होना चाहिए। अब ये हो गया। इसकी एक और एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो D8 है, ठीक है, उसका भी ऑर्डर 8 है, इज नॉट
आइसोमॉर्फिक टू, ये किस ग्रुप के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा? Q8, इसका भी ऑर्डर 8 था, मतलब डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू क्वार्टेनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ये दोनों भी आइसोमॉर्फिक नहीं है। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, V4 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू Z4, इसका भी ऑर्डर 4 है, Z4 का भी ऑर्डर 4 है। ठीक है, ये तीन जो है ये इस बात की जो है मतलब फेमस सी कॉमन सी एग्जांपल्स हैं कि अगर आपके ऑर्डर सेम हैं तो लाजमी नहीं है कि आपके ग्रुप्स जो हैं वो भी आपके क्या वो आपके आइसोमॉर्फिक हों। आई होप ये बात जो है ये आपको याद रहेगी। कुछ मजीद 2-3 पॉइंट्स और जो है इसमें देख लेते हैं। अगर आपके पास इफ GCD ऑफ R एंड N 1 है, यानी आपके पास दो एलिमेंट्स हैं जो को प्राइम है, R एंड N, ये दो एलिमेंट्स हैं आपके को प्राइम है, देन द मैपिंग हर S जो है वो RS पे जो है वो RS का मैप हो और RS के ऊपर क्या अप्लाई करें, मॉड N अप्लाई करें। ठीक है, ये हम मैपिंग जो है इज एन आइसोमॉर्फिज्म, ये जो मैपिंग है इज एन आइसोमॉर्फिज्म। एस कोई भी इनपुट हो सकती है, कोई भी इनपुट हो सकती है, उसको आपने R से मल्टीप्लाई कर लेना है और मॉड क्या लगा देंगे, हम N लगा देंगे, इज आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ZN टू ZN। ठीक है, इसकी मजीद अगर जो एग्जांपल देखें तो लेट से हम जो है वो Z6 की बात कर लेते हैं। Z6 में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? 0 1 2 3 4 और 5 होते हैं। ठीक है, यही होते हैं ना। अब इसमें आप कोई भी एलिमेंट एस ले लें, एस इनमें से आएगा। ठीक है, कोई भी आप एस एलिमेंट ले लें और इसकी आप मैपिंग यहाँ पर जो है वो Z6 से Z6 पर क्या डिफाइन करेंगे, मैपिंग Z6 से Z6 पर फाई ऑफ R इज इक्वल टू फाई ऑफ इज इक्वल टू RS मॉड 6 और R और R नहीं, R और N जो हैं, R और 6 ये क्या होंगे, ये आपके रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, ये जो है इसके तौर पे हम जो है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो दो पॉइंट्स मजीद हैं और मेरा ये अब यही प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकंड रुकिए। जस्ट bear with me। अच्छा जी, हम 9 पॉइंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। 10वां पॉइंट है हमारे पास कि ZM की जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगी ZN के साथ, दो हमारे पास M और N डिफरेंट इंटीजर्स हैं, ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है ये हमारे पास इन दोनों की प्रोडक्ट ZMN के आइसोमॉर्फिक होगी इफ एंड ओनली इफ हमारे पास इफ ओनली इफ GCD ऑफ M एंड N इज 1, यानी दो नंबर हमारे पास आइसोमॉर्फिक हों। ठीक है, दो नंबर हमारे पास रिलेटिवली प्राइम हो, जैसे मिसाल के तौर पे Z2
की डायरेक्ट प्रोडक्ट Z3 के साथ, ये हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा Z6 से। ठीक है, ये कब होंगे, ये भी पेपर में जो है क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे पास ये कब होंगे। आपने सिंपली चेक करना है कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये दो, क्या ये रिलेटिवली प्राइम हैं। अगर ये रिलेटिवली प्राइम हैं तो फिर ये आइसोमॉर्फिक होंगे, अगर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ये डिफरेंट तरीकों से ये वाला क्वेश्चन जो है ये आ सकता है। मिसाल के तौर पे वो ये कह सकता है, वो दे सकता है ऐसे दे सकता है कि Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z3 ये किसके आइसोमॉर्फिक है। यहाँ पर खाली जगह दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या वो आपको जो है ये स्टेटमेंट पूरी की पूरी भी दे सकता है। ठीक है, तो ये भी दे सकता है कि अगर GCD ऑफ M एंड N इज इक्वल टू 1 देन ZM प्लस ZM डायरेक्ट प्रोडक्ट ZN इज आइसोमॉर्फिक टू विच ग्रुप, तो वहाँ पे आपने ZMN लिखना है। इससे रिलेटेड हमारे पास लास्ट जो रिजल्ट है वो ये है कि एवरी ग्रुप इज isomorphic to a group of permutations। कोई भी ग्रुप जो है वो किसी ना किसी SN से जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा, लेकिन वो चेक करना पड़ेगा। ये नहीं है कि जो है वो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो हम कह देंगे ये आइसोमॉर्फिक है। हमें उसके दरमियान जो है वो मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो है ये आपका आइसोमॉर्फिक जो है ये होगा। ठीक हो गया, सो समझ आ गई इन बातों की। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अब हमारे पास 10 मिनट हैं, ये हम जो है इसमें से डिस्कशन कर लेते हैं। माइक ओपन करें, नाम बताएं, क्वेश्चन पूछें, एक्सप्लेन कर दूंगा। सर जो आपने पीछे पॉइंट करवाया R और S वाला, जी जी, उसमें R जो है वो उस सेट से ही लेना है, मतलब जैसे Z6 आपने लिया, हाँ जी, यार वो S तो आपका हम उसमें से ले रहे हैं। और अब देखें आपके R पास भी उसी में से प्रोडक्ट लेंगे। जो दो भी होगी, ये प्रोडक्ट जो है ये आपके किस में जानी चाहिए। ये तो ऑलरेडी उसके ऊपर जो है मॉड एन लग रहा है ना, RS मॉड एन, ये दोबारा किस में जाएगी, ये आपके पास Z6 में ही जाएगी। ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो उसने जो कंडीशन लगाई है ना, वो कंडीशन उसने लगाई है कि आपके पास जो R और N है इनका GCD 1 होना चाहिए, यानी ये रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। आप वो R लेंगे। ठीक है, उस R के साथ आप जो है वो, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यूं पे बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर ले लेते हैं Z3 ले लेते हैं या Z4 ले लेते हैं, 0 1 2 और 3। तो 4 के साथ कौन सा एलिमेंट है जो रिलेटिवली प्राइम है, वो 3 है। ठीक है, अब वो ये R जो है ये क्या बन जाना, हमारे पास ये 3 बन जाएगा, ग्रुप में से ही होगा, लेकिन ये वो सिर्फ रिलेटिवली प्राइम वाला जो एलिमेंट होगा ये वो बनेगा जो उस ग्रुप के ऑर्डर से रिलेटिवली प्राइम है। ये R वो हो जाएगा। इसके साथ अब आप इसके मेंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएं, आप इसकी मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं Z4 से Z4 पर, वो मैपिंग आपकी आइसोमॉर्फिज्म हो। तो उसने ये आइसोमॉर्फिज्म की जो सबसे आसान टाइप है वो यहाँ पर इसमें बताई है। सर, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट और ऑर्डर ऑफ सेट दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों में फ़र्क क्या होता है, ऑर्डर ऑफ अ सेट हम यूज़ करते हैं फाइनाइट जो सेट्स होते हैं ना उनके लिए। जैसे मिसाल के तौर पे एक सेट है उसका ऑर्डर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये है। कार्डिनलिटी के लिए आपको मैं अब कुछ यहाँ पे जो है ना वो सिंबल्स रिकॉल कर देता हूँ। एक इस तरह करके उल्टा सा एन था जिसको हमने एलिफ नॉट पढ़ा था, एलिफ नॉट। उसके बाद हमारे पास सी था, ये था पावर ऑफ कॉन्टिनम, पावर ऑफ कॉन्टिनम। मतलब ये कार्डिनलिटी हम उस केस में यूज करते हैं जब हमारे पास जो सेट्स हैं वो या तो डिन्यूमरेबल हो या इनफाइनाइट हो। कार्डिनलिटी मतलब इन स्पेसिफिक वहां पर यूज होती है। वैसे कार्डिनलिटी और जो है ऑर्डर है सेम बात है कि सेट के अंदर जो है वो उनका कितने एलिमेंट्स हैं वो चीज़ जो होगी। इसलिए मैंने वहां पर जो ये नहीं लिखा कि ऑर्डर ऑफ अ सेट, मैंने वहां पे लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। ठीक है, अगर वो फाइनाइट है फिर वो ऑर्डर बन जाएगा, अगर वो हमारे पास जो है वो डिन्यूमरेबल हैं या
नॉन डिन्यूमरेबल हैं या इनफाइनाइट हैं, तो फिर उसके लिए जो आपके उसकी सेट्स की जो कार्डिनलिटी थी वो हो जाएगी। डिनोमरेबल सेट जो होता है उसकी जो कार्डिनलिटी है, कोई भी सेट जो डिनोमरेबल है उसकी कार्डिनलिटी, मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसको भी नोट रखिएगा। कार्डिनलिटी ऑफ डिनोमरेबल सेट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ, ठीक है सर। पॉइंट 10 में Z6 जो है वो Z2 और Z3 का GCD है। नो GCD नहीं है बेटा, ये जो नहीं है Z, ये हमने पीछे पूरा टॉपिक पढ़ाया, आपने अगर उसमें शायद मिस कर दिया हो। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में हमने Z2 और Z3 जो है ये हमने दो ग्रुप्स की एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाई है। यहाँ पे 2 और 3 जो है ना, ये 2 और 3 इनका GCD 1 लिया है। अगर ये दोनों 2 और 3 रिलेटिवली प्राइम हो तो ये आइसोमॉर्फिक होंगे उस ग्रुप Z के जो इन दोनों की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। Z2 मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना। निम्रा आई गेस आपका क्वेश्चन जो है मैंने आंसर कर दिया है, अगर नहीं हुआ तो आप जो है वो दोबारा से पूछ सकते हैं। Any other questions from anyone? ओके जी, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस नहीं है, तो अब मज़ीद कुछ डिस्कशन जो है वो कुछ पॉइंट्स मेरी तरफ से जो है सब लोग तवज्जो से सुने। अब पहली बात कि हमारी जो मगरिब है वो आजकल जो है वो 6:21 या 6:24 तक आ गई हुई है, ठीक है। तो कल से हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आप सब लोग जो है वो 7 की बजाय 7 PM की बजाय आप लोग जो है वो किस पे आ जाएं, 6:45 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 6:45 पे कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एंड जो है मतलब चूंकि हमारा डिले हो जाता है, लेट हो जाती है, तो बेहतर है कि हम जो है वो थोड़ा सा आ जाएं। एक बात, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया। कल से हमारी जो क्लास है वो किस टाइम होगी, लिख भी देता हूँ। कल से क्लास के औकात 6:45 PM ता 8:15 प्लस माइनस हो सकते हैं PM, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया पॉइंट। इसके बाद माइक बेशक सब लोग ओपन कर लें या चैट में मुझे रिस्पॉन्ड करें, किस किस के पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो मौजूद है, किस किस के पास फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक जो है वो। इब्राहिम आपके पास है? यस सर। ओके जी, इब्राहिम के पास है। ठीक है, 3 लोग आ गए हैं, 4 लोग हो गए हैं। बुक जो है वो मैथ सिटी पे अवेलेबल होगी। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, बुक किसी अपने दाएं बाएं वाले मोहल्ले में किसी से पता कर लें, ठीक है। आपको जो है वो बुक फर्स्ट ईयर में जो अनचेंजिंग ICS वाले लोग होंगे उनमें से आपको सब में से मिल जाएगी। अब मैं काम दे रहा हूँ फर्स्ट ईयर की बुक में से, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर, पहले यहाँ पे मुझे ये बताएं कि किस किस ने फर्स्ट ईयर पास करने के बाद फर्स्ट ईयर का कोर्स एक आध मरतबा देखा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। कोई ट्यूशन पढ़ाई हो, किसी कॉलेज में पढ़ा दिया हो, किसी छोटे बहन भाई को पढ़ाया हो, ऑफ एनी सॉर्ट, एक मरतबा। ठीक है, इब्राहिम ने पढ़ाया है, ओके जी। जी फरत, मैं आप फरत आप जो ऐसे करें कि आप जो है ना अपना जो ID है ना, इसका नेम यहाँ पे जब लिखें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। नेम फरत, नाम भी लिखें तो भी ठीक है, मुझे पता है कि हसन हसन कौन है। अच्छा जी, तथहीर आपने नहीं पढ़ाया? और क्या BS करने के बाद आपने कोई टेस्ट दिया है? किसी ने कोई टेस्ट दिया है इस टेस्ट PPSC के पहले? कोई भी टेस्ट हो, PPSC के वो ग्रेड 14-15 की भी कुछ सीट्स आई थी, कुछ FPSC की भी सीट्स पे में आती रही हैं, कहीं पर किसी स्कूल कॉलेज में कोई टेस्ट दिया हो? NTS का दिया था, ठीक है। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें क्योंकि ये जो चीज़ अभी बात हो रही है ये बात बहुत अहम है। NTS का दिया था सर। ओके,
अब बात ये है कि जो आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की किताब है ना, जैसे वो क्रिश्चियंस के लिए बाइबल होती है ना, यूँ समझ लें कि आपके लिए ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो बुक है ये आपके लिए बाइबल है, ठीक है। अब मैं दे रहा हूँ इसमें से काम आपको, ठीक है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो बुक को अवेलेबल करें, ठीक है। आपने जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2, 2 चैप्टर्स हैं, 2 चैप्टर्स, ठीक है। ये चैप्टर्स कल के दिन में करने हैं, थ्योरी करें इनकी, ठीक है। एक्सरसाइजेज जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस करें, ठीक है। आप मतलब हमने मेजॉरिटी चीज़ें जो है मैं उसमें ऑलरेडी यहाँ पर इस लेक्चर के दौरान जो है हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। ग्रुप्स की बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ, ग्रुप्स की बेसिक आ चुकी हैं हमारे पास, मॉड्यूलों वगैरह की आ चुकी हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर में ये आएगी आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसमें, ठीक है। ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, वो हम बात कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास लीनियर क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है उनकी बात करेंगे, बेसिक सी चीज़ें हैं। फंक्शंस के बारे में बात हम कर चुके हैं, फंक्शन की टाइप्स हैं, डोमेन रेंज वगैरह आपको पता होगी, और ट्रूथ टेबल्स, ठीक है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वगैरह ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आप पहला और दूसरा चैप्टर, उसके बाद इसमें यूनियन इंटरसेक्शन का चैप्टर नंबर 2 में आएगा, मतलब सेट ऑपरेशन जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है इसके अंदर क्या कुछ आएगा, चैप्टर नंबर 1 में आपका रियल नंबर सिस्टम है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लॉज, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, एडिशन, इनवर्स, कम्यूटेटिव, ये उसके बाद जो है वो आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ मजीद हैं, ठीक है। कहने का मकसद कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो फर्स्ट ईयर के जो दोनों चैप्टर्स हैं, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, ठीक है। ये आपका टास्क है, सब लोग ध्यान से सुने, कि चैप्टर नंबर 1 एंड 2 ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये आप करें, ठीक है। रिवाइज करें और तैयार करें। छोटी सी बात भी कोई कल जो है ना इस क्लास के दौरान ही जो है ना मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। क्लास के दौरान ही जो है मैं आपसे पूछूंगा। समझ आ गया काम क्या है? सब लोग एक मरतबा एक्नॉलेज कर दें काम क्या है इसको। मौजूद है मेरे साथ, ये चले गए हैं सब लोग? जी सर। जी बिल्कुल, कल की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, और क्योंकि हम लाइव क्वेश्चन पूछेंगे, और लाइव क्वेश्चंस में जो है वो फिर वो जो सर शहजाद क्लास में होते थे ना वो सर शहजाद होंगे। डांट भी पड़ सकती है, ये बात भी याद रखिए। पेनल्टी, जुर्माने हम यहाँ पे कल की क्लास में हम शुगर लगाएंगे सही से, ठीक है। इसके साथ साथ ये तो आपका अब फर्स्ट ईयर, यूँ समझ लें कि आपकी जो बुक्स है ना ये दोनों फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की, इनकी रिवीजन जो है ना आज से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दोनों बुक्स आप लेके रख लें, काम इनका चालू हो गया। ये के बाद आपने एक, मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ। असाइनमेंट क्या है, आपने को सेट्स, इसको सर्च आउट करना है, इसको रीडिंग करनी है इस पर, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बना के आना कि ये को सेट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन वगैरह हो सकते हैं, क्या फॉर्मेशन इनकी होती हैं, को सेट असल में होता क्या है। सेट तो हम पढ़ते हैं, ये को सेट क्या बुला है, ठीक है। ये है कल का काम, ठीक है। कल इंशाल्लाह 6:45 में मुलाकात होगी इस क्लास में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह तब तक, ठीक है। काम करके आइएगा, ओके। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।